जी, मुझे लगता है कि आज दिन भर का चर्चा होने के बाद मेरे जवाब से पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का अध्यक्ष को आपने बोलने दिया। एक तरीके से ये अच्छा डिबेट का संपन्न का एक ये प्रतीक भी है। मैं पूरे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मेंबर्स के साथ साथ आज जितने भी मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किए हैं, सब लोग ने अपने अपने तर्क रखे हैं, पक्ष में विपक्ष में सबने रखे हैं। मैं सबको सबसे पहले मेरे तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने गौर से सुना है और जैसे हमने शुरुआत में बिल प्रस्तुत करते समय अनुरोध किया था कि हम भरपूर चर्चा किया जाए इस सदन में और हम सबका सुनेंगे और जवाब भी हम देंगे। मेरे ख्याल से कई मुद्दे ऐसे आया जिसका जो इस बिल का पक्ष में बोलने वालों ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया है। इसलिए कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अब देर रात ये चर्चा चल रही है। इसलिए मैं समय को देखते हुए बहुत विस्तृत रूप से अपना जवाब को नहीं रखते हुए संक्षेप मगर कोशिश करूंगा कि आपका जो पॉइंट्स है वो समावित हो जाए। वैसे तो कुछ लोगों ने जो पॉइंट उठाया है वो तर्क है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो तर्कहीन है। मैंने शुरू से बताया राजनीतिकरण भी हुआ है, लेकिन मैं शुरू में ये कहना चाहता हूं, जो समझते हुए नहीं समझने का अगर प्रयास करता है उसको मैं नहीं समझा सकता हूं। कुछ लोगों को मैंने शुरू में कहा कि अगर आप कहते हैं कि ये बिल गैर संवैधानिक है तो आप बताइए गैर संवैधानिक कैसे है। जबरदस्ती अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है। जब मैंने शुरू में ही कोर्ट का वो प्रोनाउंसमेंट, कोर्ट ऑर्डर, ऑब्जर्वेशन को भी पढ़ के सुनाया कि वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट और वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन को भी लाइन टू लाइन पढ़ के सुनाया, उसके बाद भी बोल रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 1954 में आजादी के बाद ये बिल लाए हैं, फिर भी बोलता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो फिर किसी कोर्ट ने क्यों स्ट्राइक डाउन नहीं किया। इसलिए मैं इस सदन में कहना चाहता हूं, कुछ शब्द ऐसा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये हल्के में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी, कुछ लोग कह रहे थे कि डेमोक्रेसी खत्म हो गया। इस तरह का जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो खुद भी सोचना चाहिए। हम लोग संसद सदस्य हैं, इस सदन का सदस्य होने के नाते जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उसके पीछे जो भाव है उसको समझना होगा। हम हल्के में अगर इस्तेमाल करते हैं शब्दों को तो जो सुनने वाला क्या सोचेंगे। इसलिए अब देखो, ये अपना बात करके फिर जब समझाता है वो समझने वाला तो है नहीं, इसलिए मैंने उम्मीद भी छोड़ दिया ये समझेंगे। माननीय मंत्री जी, यहाँ सब विद्वान सदस्य हैं। आज मैं सर आपको शुरू से कहा कि सबको अपना बोलने का हक है, अधिकार है, लेकिन हल्के पलके में यहाँ टोका टोकी नहीं होना चाहिए। अगर आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर का संख्या बताइए, आप उसका यहाँ सदन में बात रखिए। ऐसे बैठे बैठे कमेंट पास करते रहेंगे उससे तो कोई तरीका तो है नहीं है। जैसे कि हमारा कई सदस्यों ने, जैसे मैंने कहा, अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं सबसे पहले जो हमारा छोटा भाई समान है, लेकिन अभी कांग्रेस का डिप्टी लीडर है, गौरव गोगोई जी है, राजा जी है, कई लोगों ने मुद्दा जो उठाया उसको मैं पहले संक्षेप में जवाब देना चाहता हूं। आपने बोला कि ये वक्फ यूजर को कैसे ओमिट कर दिया है और इसका फायदा क्या है, इसको हटाने से क्या फायदा होता है। ये मैंने शुरू में भी कहा, अभी फिर से मैं उसको थोड़ा और ऐड करके बोलना चाहता हूं। ये जो वक्फ यूजर
चलते फिरते में कोई कहता है कि एक जमाने में यहाँ मेरा बाप दादा या उस जमाने में ये जमीन को ऐसा इस्तेमाल करता था, अगर कोई बोल देता है, अगर वक्फ बोर्ड कहने पर उस जमीन को, उस जगह को वक्फ डिक्लेयर कर देता है, तो ये कैसे हम मान सकता है? कोई प्रमाणित रूप से अगर कहे कि ये उस समय वक्फ के लिए इस्तेमाल किया गया था, सर्टिफिकेट दिखाइए, कोई डॉक्यूमेंट दिखाइए, तो फिर इसको वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता है। कहने पर, आप क्लेम करने पर इसको डिक्लेयर करेंगे, आप कैसे मान्यता दे सकते हैं? इसका कोई धर्म का बात ही नहीं है। कई लोगों ने कहा कि एंटी मुस्लिम है। अब बताइए एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? चाहे मुसलमान का हो, हिंदू का हो, सिख, जैन, ईसाई, सबका हर जमीन देश का ही जमीन है। उसमें कानूनी तौर पर अगर कोई जमीन का अधिग्रहण करता है, डिक्लेरेशन करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, सबको वेलकम करना चाहिए। इसको आप इस्लाम धर्म के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाया जा रहा है। कई लोगों ने बार बार इस बात को दोहराया है। मैं मानता हूं कि हम लोग जब इतना विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, तो जब इल्जाम लगाते हैं तो बिना तर्क का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। सर, जो हम वक्त, मैं राजा जी, आपने इस बात को 2 बार दोहराया है। आई वांट टू बी वेरी क्लियर in informing my honorable colleagues that removal of waqf by user proposed in the bill is due to inadequate documentation, data supporting ownership of the waqf properties leading to disputes. There are huge numbers of disputes pending in the tribunals, and we have to ensure that this speedy justice is delivered. Whatever possible effort we have to do, we must do. Otherwise, justice delayed is justice denied. और बड़ी खबर आ रही लोकसभा से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे। लोकसभा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं। वोटिंग में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वक्फ संशोधन बिल पर होने वाली वोटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। पार्टी ने सभी सांसदों को वैसे भी व्हिप जारी किया हुआ है और प्रधानमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी से एमपी हैं और वो इस वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए। लगाया कि मुसलमानों में वक्फ अल औलाद का आप प्रावधान कर रहे हैं, हिंदुओं में क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं उसको बताना चाहता हूं कि हिंदुओं में तो प्रावधान पहले से है, अलग से कानून बनाने का क्या आवश्यकता है? तो इस्लाम का प्रैक्टिस में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जहां कमियां है, उसको पूरा करने के लिए हम इस यहां पे प्रावधान लेके आ रहा है। एक यूनिफॉर्म हो हमारे देश में, अपने बच्चे, अपने महिला सब देश का नागरिक है, हम कैसे छोड़ देंगे? तो इसका मतलब आप खुद ही हमको आरोप लगाएंगे आप सरकार में क्या कर रहा है, आप मुख दर्शक बन के बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे विडो हो, डिवोर्स वुमेन हो, चाहे वो ऑर्फेन्स, अनाथ हो, उनका प्रावधान हमने किया है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी दिया है। गौरव जी ने जो एक चीज थोड़ा सा उल्टा समझाया, मैं उसको थोड़ा सा सीधा समझाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 7% जो कंट्रीब्यूशन मुतावलिस का ओर से जो दिया जाता है बोर्ड को, उसको 7% से 11% बढ़ाना चाहिए। मैं उसको सही करके बताना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि बोर्ड को सपोर्ट करने के जगह वो पैसे को गरीबों के लिए ज्यादा इस्तेमाल करें। जो औकाफ है उसको डेवलप करने के लिए और भी रिसोर्सेस उसके पास रहे। हम तो चाहते हैं कि वेलफेयर के लिए काम हो, तो उसका प्रावधान को बढ़ाने का किया है। तो मैं ये करेक्शन के तौर पर आपको कहना चाहता हूं। कलेक्टर के बारे में ऐसा कहा गया कि कलेक्टर जो है बहुत बड़ा एक ऐसा ये पोजीशन, ऐसा एक कुर्सी है जो सिर्फ हम लोगों को नुकसान करने के लिए बैठा है, और कलेक्टर पोजीशन को विश्वास नहीं करना चाहिए। इतने सालों से कलेक्टर का जो बेसिक जॉब होता है वो रेवेन्यू, प्रशासन और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट में व्यवस्था के लिए कलेक्टर होता है। डिस्ट्रिक्ट
कलेक्टर होता है, डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है, कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता है, वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में वेलफेयर ऑफिसर होता है। अगर हम कह दें कि हम कलेक्टर को विश्वास ही नहीं करेंगे, आप सोच के देखिए फिर हम विश्वास किसको करें। तो इसलिए कलेक्टर जो है किसी पार्टी का नहीं होता है, कलेक्टर एक ड्यूटी बाउंड ऑफिसर होता है और जिम्मेदारी के साथ वो अपना ड्यूटी निभाता है। इसलिए कलेक्टर के ऊपर में प्रहार करने का जगह हम सब अगर ये सुझाव देते कि वक्त प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट में और क्या सुदृढ़ और क्या अच्छा कदम उठाया जा सकता है, अगर ये सुझाव आते तो मैं उसका वेलकम करते, मैं इसको स्वागत करते। लेकिन अब कलेक्टर के बारे में आप लोगों ने एकदम इतना अविश्वास मत किया है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा किसी अधिकारी के ऊपर में नहीं करना चाहिए। और कोई भी अधिकारी गलत काम करता है तो उसका तो अपना उसका डिसिप्लिनरी एक्ट अलग होता है, प्रावधान होता है। सर, जो अपील का प्रावधान किया है उसका थोड़ा डीपली आप समझना होगा। उन्होंने कहा कि पहले भी प्रावधान था, कई मेंबरों ने कहा। सर, रिट और सूट का अंतर को समझना होगा। जो रिट पिटीशन होता है वो कितना रेस्ट्रिक्टिव होता है और उसमें वो डिस्क्रिशनरी होता है। सर, उसमें आपको कोई अपना हक है, अपना अधिकार हिसाब से आप जा नहीं सकता है, उसका बहुत सीमित उसमें विंडो खुला होता है। लेकिन जब सूट होता है वो आपका अधिकार होता है, आप जब भी जाकर के आप सिविल कोर्ट में जाकर के कोई भी प्रॉपर्टी का मैटर होता है वो सिविल कोर्ट में जाता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अधिकार के तौर पर। लिमिटेशन के बारे में कहा गया है, लिमिटेशन के बारे में मेरा जो जितने भी हमारे जो साथियों ने कहा है, आपको मैं कहना चाहता हूं, हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन जो क्यों हमने इसमें अप्लाई किया है, किसी ने कहा है कि लिमिटेशन जो है यहाँ में बाकी जगह में भी है, बाकी जगह में भी है और यहाँ कंपेयर करने का कोशिश किया, मैं उसको बताना चाहता हूँ। आपने जो एग्जाम्पल दिया कि लॉ ऑफ लिमिटेशन यहाँ क्यों लगाया और हिंदुओं में क्यों नहीं लगाया, रामलला का एग्जाम्पल दे करके मैं बताना चाहता, आप समझ जाएगा। रामलला का वहां में लॉ ऑफ लिमिटेशन लगाया क्योंकि रामलला माइनर है और उसी हिसाब से उसमें लॉ ऑफ लिमिटेशन का वहां एप्लीकेशन हुआ है। और यहां हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर हम लॉ ऑफ लिमिटेशन लगा करके किसी भी चीज का संरक्षण कर सकते हैं या उसको डिस्पोजल में हम ज्यादा स्पीड से मदद कर सकता है तो अप्लाई करना चाहिए। अगर लॉ ऑफ लिमिटेशन हम हटा देंगे, जहां जरूरत है वहां से हटा देंगे और अब बरसों तो किसी भी चीज का मर्जी से क्लेम कर सकता है, तो आप सोच के देखिए ऑलरेडी इतना केसेस पेंडिंग है, उसमें कितना और बढ़ोतरी होगा। आप नहीं चाहता है क्या केस का डिस्पोजल जल्दी हो? तो ये सारा चीज जो है आप लोग अलग अलग कई लोगों ने समर्थन किया है लेकिन बहुत सारा लोगों ने नहीं किया। सर, गृह मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण देने के बाद भी फिर से 2-3 मेंबर ने ये चीज को उठाया। मैंने सोचा इतना खूबसूरत से एक्सप्लेन किया माननीय गृह मंत्री जी ने, तब तक तो ये मैटर सेटल हो गया मैंने सोचा है, लेकिन फिर से उठाया गया है। देखिए सर, ये जो वक्फ और वक्फ बोर्ड, इसका अंतर को फिर से जो गृह मंत्री जी बताया, मैं उसको फिर से दोहराता हूं। आप कहते हैं कि ये मुसलमानों का मामला है और धार्मिक मामलों में गैर मुसलमान कैसे आ जाते हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर भी आपको पढ़ के सुनाया, एक्सप्लेनेशन भी किया, इलस्ट्रेशन भी दिया, फिर भी आप समझने के लिए तैयार नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी जो वाकिफ होता है वो मुसलमान ही होता है, वही क्रिएट करता है। औकाफ को कौन चलाता है? उसका मुतावली चलाता है, वो मुस्लिम ही होता है। यहां में गैर मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए आने का संभावना कहां है, वो बताइए।
जबरदस्ती बोलता है कि नॉन मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी और मुस्लिम का रिलीजियस अफेयर्स में क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं कि नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हैं। सर, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता हूं। सच्चाई को मानने के लिए वो तैयार नहीं है। मैं किस भाषा में समझाऊं सर? मैं तो परेशान हो गया कि गृह मंत्री जी इतना समझाने के बाद ये मैटर नहीं उठना चाहिए। सर, मैंने बहुत ध्यान से सबका बात सुना है। ये एक एक पॉइंट में जवाब दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक डिटेल में आपको जरूर बताना चाहता हूं। जो टोटल वक्फ प्रॉपर्टी हमारा पोर्टल में है, मैं उसका जिक्र सदन के सामने में शेयर करना चाहता हूं। चैरिटेबल पर्पस के लिए हम लोग कहते हैं, कैसे इस्तेमाल हुआ है, कितना हुआ है, आप खुद सुन लीजिए। हमारा देश में हमारा वामसी पोर्टल का हिसाब से टोटल स्कूल कितना है? 1389 एकड़, उसमें 0.037% वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया गया है। मदरसा कितना है? 1,85,756 एकड़ है, और इसमें वेलफेयर के परसेंटेज कितना है? 4.9%। मुसाफिर खाना कितना हमारा देश में? 4,710 एकड़, कितना परसेंटेज वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया गया है? 0.12%। ये चैरिटेबल का मैंने बताया। और कमर्शियल का कितना प्रॉपर्टी है और वेलफेयर के लिए कितना इस्तेमाल करता है? एग्रीकल्चर लैंड 6,27,692 एकड़, सिर्फ 16.7% ही वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टोटल बिल्डिंग 5,994 एकड़, सिर्फ 0.1% इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से घर है, ऑर्चार्ड है, प्लॉट है, फिशिंग पॉन्ड है, दुकानें हैं, कई ऐसा प्रॉपर्टी जिसका परसेंटेज 1% से भी कम वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और रिलीजियस जगह जो है, जैसे ईदगाह है, 2,85,256 एकड़ है, 7.6% ही वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इमामबाड़ा और चौकी करबला जो है, मोस्क, तकिया जो मजार या दरगाह होते हैं, ग्रेवयार्ड जो कब्रिस्तान कहते हैं, सबका हमने जो देखा है वेलफेयर के लिए इस्तेमाल का परसेंटेज 1% से भी कम है, और 1% से ज्यादा है तो बहुत कम है। इसलिए मैं डेटा में नहीं जाते हुए, क्योंकि डेटा देने का इतना ज्यादा डेटा है, आप लोग डेटा सुन के बोर हो जाएंगे, लेकिन मेरा जो समापन भाषण में आपने जो पॉलिटिकल इशू उठाया है उसके ओर ले जाते हुए मैं समापन करना चाहता हूं। आप लोग बार बार ये कहता है कि ये हमारा सरकार जो है मुसलमानों का खिलाफ कदम उठाया जा रहा है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिक हमारा देश में मुस्लिम को डिवाइड किया जा रहा है, ये आपने कहा। आप थोड़ा सोच के देखिए, आपने जितना जो उस समय पुराने प्रावधान के मुताबिक सुन्नी बोर्ड अलग, शिया बोर्ड अलग और बाकी मुसलमानों का बोर्ड अलग अलग होना चाहिए, ये आपने किया है। हम कर रहे हैं कि हर एक बोर्ड में जितना मुस्लिम सेक्ट है सब मिलजुल के एक साथ उसमें बैठना चाहिए। तो मुस्लिम को डिवाइड आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? हम तो सारा मुसलमान को यूनिफाई कर रहे हैं, डिवाइड तो आप कर रहे हैं अलग अलग करके। और आप इल्जाम लगाते हो हमको मुसलमानों को डिवाइड करने का बिना तर्क का। सर, हमने पहले भी थोड़ा सा आपको आगाह किया था, विशेष करके केरला के एमपी को मैंने कहा था, वैसे तो सबके लिए है, लेकिन केरला के हमारा एमपी साथियों ने बार बार कहा, मेरे पास
केरला से क्रिश्चियन डेलीगेशन भी आए और मुनम्बम वो 600 फैमिली का प्रतिनिधि भी मेरे पास आए। हमारे एक साथी एमपी ने भी कहा कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का है। अगर ये केस केरला में सेटल हो जाते हैं, केरला के सरकार या केरला के जो हमारे मान्य सदस्य हैं, आप अगर वहां मैटर को सेटल करते, वो जो विक्टिम फार्मर्स वहां वो सेटिस्फाइड होते, तो हमारे पास क्यों आते? आपने उनका दुख को समझने का कोशिश नहीं किया, आपने समाधान नहीं कर पाया, तभी तो वो हमारे पास आया। और ये बिल पास होने के बाद उनका दुख का, उनका तकलीफ का समाधान भी हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि हमारा बिल को माइनॉरिटी सपोर्ट नहीं कर रहा है। आज पूरा देश का जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का तरफ से जो प्रेस रिलीज और मेमोरेंडम आ रहा है, आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जो चर्च का काउंसिल है, बिशप काउंसिल वगैरह, क्या पढ़ा लिखा नहीं है, वो जानकारी नहीं है उनका? आपका कहने का मतलब क्या, वो ऐसे ही मेमोरेंडम, ऐसे ही प्रेस रिलीज दिया है? वो दुख है, इसलिए तो अपील कर रहे हैं आपसे कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को सारा एमपी समर्थन करना चाहिए। ये पूरा क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के ओर से अपील किया गया है। तो ये आप जानते हुए भी सदन में आप बिना मतलब का बात रख रहे हैं। अपीसमेंट कौन कर रहे हैं? आप बार बार अपीसमेंट का बात करते रहते। संविधान को आज भी 2-3 लोगों ने संविधान का किताब को पकड़ा, और मैं पहले भी कह चुका हूं, संविधान को हाथ में पकड़ना, भारत के तिरंगा को हाथ में पकड़ना अच्छी बात है, लेकिन संविधान पकड़ेंगे, तिरंगा पकड़ेंगे, फिर आप बोलते हैं कि देश से आजाद होना चाहिए, देश को टुकड़ा होना चाहिए, ये नारा लगाने वाले का समर्थन करना, यह कहां तक जस्टिफाई करता है? जो लोग इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे बोलने वालों के साथ आप लोग खड़ा रहते हैं। हाथ में संविधान पकड़ने से कुछ नहीं होता है, संविधान का स्पिरिट के साथ जीना पड़ता है। आप लोग का कई ऐसे तस्वीर भी है जिन्होंने भारत को टुकड़ा करने के लिए नारा लगाने वालों का साथ आप लोग खड़े रहते हैं। आप लोग ऐसा मत समझे लोग नहीं देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। आपका जितना कारनामा है वो पहचान चुके हैं। बहुत आसानी से आप लोग कहता है कि इस देश में माइनॉरिटी सेफ नहीं है। मैं भी एक माइनॉरिटी हूं, और माइनॉरिटी कम्युनिटी डेफिनेशन के हिसाब से इस देश में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है। मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है। माइनॉरिटी में सबसे छोटा माइनॉरिटी कौन है? पारसी है, जिसका पॉपुलेशन लगभग 52,000 है। सिर्फ 52,000 लगभग बच गया अध्यक्ष महोदय जी हमारे देश में। आप लोगों ने इतना छोटा माइनॉरिटी के लिए सोचा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इतने छोटा खत्म होने वाला है करके जियो पारसी स्कीम चलाया ताकि हमारा पारसी कम्युनिटी लुप्त ना हो जाए। सबसे छोटा कम्युनिटी का चिंता, वोटों का दृष्टि से वो एक एमपी भी नहीं जिता सकते हैं, लेकिन कहीं लुप्त ना हो जाए। हमारा देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है पारसी कम्युनिटीज। अभी मैं जब यहाँ से खाना खाने के लिए गए थे बाहर मेरा कमरे में, तो पारसी का बड़ा धर्मगुरु आकर के हाथ जोड़ करके अभिनंदन किया है नरेंद्र मोदी जी को, हमारी सरकार को, कि वक्त अमेंडमेंट बिल लेके आया है। क्या वो छोटा कम्युनिटी है बोल के उसको हम भूल जाएंगे, उसको वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि उसको वो एमपी नहीं जिता सकता है? छोटे से छोटे कम्युनिटी को भी ध्यान रखने का काम नरेंद्र मोदी जी सरकार ने किया है। आप अध्यक्ष महोदय जी वेणुगोपाल जी थोड़ा सा उनको जब सच्चाई बात बता रहे हैं तो वो सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो बैठने में तकलीफ मैं देख रहा हूं, लेकिन थोड़ा पेशेंस से सुनिए, मैं बहुत जल्दी अपना बात को समाप्त करूंगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी सेफ नहीं है किसने कहा? आज भी कई सदस्यों ने ये लफ्ज को फिर से इस्तेमाल किया है। अध्यक्ष महोदय मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हमारा सरकार के खिलाफ आप
नाराबाजी लगा सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में चलता है। लेकिन आप जो कहता है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी सेफ नहीं है, आप समझता है इसका क्या मतलब है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं खुद एक माइनॉरिटी हूं, हिंदुस्तान से ज्यादा माइनॉरिटी का सेफ्टी कहीं और नहीं है। इस देश में हर एक माइनॉरिटी शान से जीने का अधिकार रखता है। अध्यक्ष महोदय जी, ये कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, आपको मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हमारा देश में जितना बॉर्डर कंट्री से आप सब जानते हैं, 1959 में, अध्यक्ष महोदय जी, 1959 में चीन और तिब्बत में जो समस्या हुआ, उस समय तिब्बतन जो लोग हैं, परम पावन दलाई लामा जी के साथ कहां आना पड़ा? हमारा देश में आया और शरण लेकर के यहां बैठा हुआ है। म्यांमार में डेमोक्रेसी को लेकर के समस्या जब खड़ा हुआ, वहां के सारा रिफ्यूजी कहां आया? हिंदुस्तान में, भारत में आकर के हमारे यहाँ रिफ्यूज लिया है। बांग्लादेश में वह माइनॉरिटी कम्युनिटी का खिलाफ में रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ, वो कहां आए? रिफ्यूजी बनकर के भारत में आया है। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जब माइनॉरिटी सिख हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जब वहां रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ, वो कहां आए? वो हमारा देश में आया है। अध्यक्ष महोदय, श्रीलंका तमिल का साथ जब समस्या हुआ, श्रीलंका तमिल भारत में आए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में माइनॉरिटी सेफ नहीं है? ये बहुत गलत बात जो आप लोग कह रहे हैं। आपको आने वाला पीढ़ी भी माफ नहीं करेगा। अपना देश को गाली देना, अपना देश को बदनाम करना, ये आप सदन में रिकॉर्ड में कहा है। आने वाला पीढ़ी आपके बारे में क्या सोचेंगे आप सुन लीजिए। और कहता है कि सेकुलर के बारे में कई लोगों ने कहा है, जब हमारा देश, भारत देश का विभाजन हुआ तो भारत देश तो सेकुलर रह गया, हमारा देश से जो अलग हुए वो सेकुलर नहीं हुआ। क्यों अध्यक्ष महोदय? ये तो जानना जरूरी है और इस सदन में मुझे कहना चाहिए। इस देश में भारत देश सेकुलर इसलिए है कि भारत देश में मेजॉरिटी लोग सेकुलर सोचते हैं। मेजॉरिटी सेकुलर सोचते हैं, तभी तो ये देश सेकुलर है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में सेकुलर क्यों नहीं है? किसके वजह से सेकुलर है? उसको कम से कम एक्नॉलेज तो करना चाहिए। इसलिए सेकुलरिज्म को लेकर के ये लोग बार बार सेकुलर कहते। अगर ये पाकिस्तान में होते, बांग्लादेश में होते, तो अपने आप को ये सेकुलर नहीं कहते। यहाँ सब फ्रीली कह सकते हैं हम सेकुलर देश में रहता है। तो इसके बावजूद भी आप इस देश को गाली देने का काम करता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारा जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज को लेकर के जो आप लोगों ने बदनाम करने का कोशिश किया, मैं आपका जो पुराना रिकॉर्ड को मैं कहना चाहता हूं। हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, मैं नेहरू जी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं उन्होंने क्या कहा और क्या पॉलिसी अपनाया उसको मैं बोलना चाहता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1950s में स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास करके कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन मेजोरिटी नहीं करना है, ट्राइबल लोगों को अपना तरीका से जीना देना चाहिए। आज हम क्रिश्चियन के खिलाफ हम नहीं कर रहे हैं। वो नेहरू जी ने कहा था कि ट्राइबल शुड बी अलाउड टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ये नेहरू जी का पॉलिसी है। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में मदर तेरेसा को हमारे वहां नहीं आने देने के लिए प्रतिबंध किसने लगाया? इंदिरा गांधी जी ने मदर तेरेसा का एंट्री बैन किया है। और हमको आप कहते हैं कि क्रिश्चियन को अटैक करते हैं। देखिए, आप लोग, आपका इतिहास से आप भाग नहीं सकते हैं। और
नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, इज्जत सब करते हैं उस हिसाब से, लेकिन उनका किया वाला चीज को भी आप उससे भाग नहीं सकते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, ये 12 बजने वाले हैं, 12 बज के पार हो गए। मैं हमारे लिए 12 नहीं बजा, ऑपोजिशन पार्टी का 12 बज गया है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं फिर से अध्यक्ष महोदय जी, मैं फिर से कहना चाहता हूं, आज जितना चर्चा करने का समय दिया, सबने चर्चा किया, अपना अपना बात को रखा है। जिसको समझना था समझ गया है, जिसको नहीं समझना था उसको समझा के फायदा नहीं हुआ, वो भी मैंने देख लिया है। लेकिन ये बिल पास होने पर करोड़ों गरीब महिलाएं, बच्चे, गरीब मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मैं सबको कहना चाहता हूं, हृदय परिवर्तन करने का अभी भी समय है और इस बिल को समर्थन करके पारित होने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।